हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिवाइन आईएएस एकेडमी। सो आज हम लेके आए आपके लिए एक नई वीडियो ऑन द टॉपिक नेशनल पार्टी। सो अभी रिसेंटली आम आदमी पार्टी को मिल गया है नेशनल पार्टी का स्टेटस आफ्टर द इलेक्शंस ऑफ गुजरात असेंबली। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेशनल पार्टी बनती कैसे, क्या क्राइटेरिया होता है नेशनल पार्टी बनने का और स्टेट पार्टी बनने का, एंड अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये गाइडलाइंस जब कोई भी पार्टी सेटिस्फाई कर लेती है तो उसके बाद उसको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो रिसेंटली अभी हिमाचल और गुजरात के इलेक्शंस हुए थे और उसके रिजल्ट्स के बाद आम आदमी पार्टी ने अराउंड 13% वोट परसेंटेज अचीव किया है इन गुजरात, एंड आफ्टर दैट इट हैज गॉट द स्टेटस ऑफ नेशनल पार्टी, राइट। अब डिस्कस करते हैं आगे। ये गुजरात के इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी हैव वॉन 5 सीट्स आउट ऑफ 182 सीट्स, और इसका जो वोट परसेंटेज शेयर रहा है वो रहा है 12.92%। सो एवरेज अगर हम लेके चले 13% लोग जो हैं उन्होंने आम आदमी पार्टी को वोट किया था इस इलेक्शंस में, राइट। सो आम आदमी पार्टी हैज बिकम 9th नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया आफ्टर द रिजल्ट ऑफ गुजरात इलेक्शंस in which it have gained almost 13% of the vote share। अब ये कौन सी पार्टी बनी है? 9th नेशनल पार्टी, मतलब इसके अलावा 8 और नेशनल पार्टीज हैं। अब बात आती है नेशनल पार्टी होती क्या है। सो नेशनल पार्टी एक वो पार्टी जिसका नेशन वाइड प्रेजेंस हमें देखने को मिलती है हर स्टेट में। सो ये आम आदमी पार्टी 9th नेशनल पार्टी बनी है, लेकिन बाकी की जो 8 नेशनल पार्टीज है वो यहाँ आपके सामने है, जैसे सीपीआई एम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, दिस इज एनसीपी, बीजेपी, नेशनल पीपल्स पार्टी एंड सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये 8 पार्टीज के बाद now Aam Aadmi Party has become the 9th national party। So as the name suggests, it has a nationwide presence as compared to a regional party या फिर state party। So national party वो पार्टी है जिसका एक nationwide presence हमें देखने को मिलता है, right। So conditions for declaring a party as national। अब एक पार्टी को अगर नेशनल पार्टी का स्टेटस चाहिए तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जो उसको सेटिस्फाई करनी होती हैं। अब ये यहाँ पे 3 कंडीशंस लिखी हैं, याद रखना बच्चे। यहां से सिर्फ एक ही कंडीशन, अगर मिनिमम 1 कंडीशन हैज टू बी सेटिस्फाइड टू बिकम अ नेशनल पार्टी। ये सारी की सारी तीनों कंडीशंस जो है ये मैंडेटरी नहीं है। डिस्कस करते हैं क्या कंडीशंस है। फर्स्ट कंडीशन इज इट इज रिकॉग्नाइज्ड इन 4 और मोर स्टेट्स, मतलब इट हैज टू बी अ रिकॉग्नाइज्ड पार्टी इन स्टेट्स। कितनी स्टेट्स? 4 या उनसे ज्यादा स्टेट्स में ये रिकॉग्नाइज्ड पार्टी होनी चाहिए। सेकंड, if its candidates have secured at least 6% of valid votes in at least 4 states। इसके पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको मिनिमम 6% वोट्स चाहिए विद मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ हाउ मेनी सीट्स? 4 सीट्स इन लोकसभा और असेंबली इलेक्शंस, एंड द पार्टी हैज एट लीस्ट 4 MPs इन द लोकसभा। सो लोकसभा में या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में इसको मिनिमम 4 सीट्स चाहिए विद 6% वोट शेयर प्लस एटलीस्ट 4 MPs इन लास्ट लोकसभा। जो लास्ट लोकसभा के इलेक्शन हुए थे उसमें मिनिमम 4 MPs होने चाहिए, और जो अभी के इलेक्शन हुए उसमें किसी भी स्टेट में या लोकसभा में 4 सीट्स प्लस 6% ऑफ द वोट। एंड नेक्स्ट इज इफ इट हैज वॉन एटलीस्ट 2% ऑफ द टोटल सीट्स इन लोकसभा फ्रॉम एटलीस्ट 3 स्टेट्स। कम से कम 3 स्टेट से उसको 2% ऑफ द वोट शेयर मिला है तो वो एक नेशनल पार्टी बन जाएगी। अब यहां पे एग्जांपल लेते हैं आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी ने जो कंडीशन सेटिस्फाई की है वो है ये फर्स्ट कंडीशन, इट हैज रिकॉग्नाइज्ड इन 4 और मोर स्टेट्स। अब हमें पता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की रूलिंग गवर्नमेंट है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की रूलिंग गवर्नमेंट है, गोवा में आम आदमी पार्टी का जो वोट शेयर था वो 6% से ज्यादा रहा था, और अभी रिसेंटली गुजरात में हमने देखा 13% आम आदमी पार्टी का वोट शेयर था। तो कितनी स्टेट्स हो गई? 4। सो मिनिमम 4 स्टेट्स रिक्वायर्ड है। तो इन 4 स्टेट्स में आम आदमी पार्टी जो है वो एक रिकॉग्नाइज्ड पार्टी बन चुकी है, और इन 4 स्टेट्स में रिकॉग्नाइज्ड पार्टी बनने के बाद इट हैज सेटिस्फाइड दिस कंडीशन, सो इट हैज नाउ बिकम अ नेशनल पार्टी। लेकिन अब 4 स्टेट्स में रिकॉग्नाइज होने के लिए भी कुछ कंडीशंस हैं जो स्टेट में उसको फुलफिल करनी पड़ेंगी, और स्टेट में एक रिकॉग्नाइज्ड पार्टी बनने के लिए क्या कंडीशंस चाहिए? तो ये है आपके सामने कंडीशंस टू बिकम अ रिकॉग्नाइज्ड पार्टी इन अ स्टेट।
राइट। सो फर्स्ट कंडीशन क्या है, अ स्टेट में रिकॉग्नाइज पार्टी बनने के लिए इफ इट सिक्योर्स 6% ऑफ वैलिड वोट्स इन जनरल इलेक्शंस टू द रिस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव असेंबली एंड आल्सो इट विंस 2 सीट्स इन द सेम लेजिस्लेटिव असेंबली। तो अभी कितनी सीट्स आम आदमी पार्टी ने अचीव की? 5 इन गुजरात। कितने परसेंटेज वोट? अप्रोक्सीमेट 16% ऑफ द वोट। तो ये जो कंडीशन है ये फुलफिल हो गई। ये कंडीशन फुलफिल होने के बाद इट हैज बिकम अ रिकॉग्नाइज्ड पार्टी इन गुजरात। इससे पहले ये रिकॉग्नाइज्ड पार्टी कहां पे थी? पंजाब में थी, दिल्ली में थी एंड गोवा में थी। तो यहां पे रिकॉग्नाइज होने के बाद 4 स्टेट ये बन गई गुजरात, एंड इट हैज अचीव द स्टेटस ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पार्टी इन 4 स्टेट्स, जिसकी वजह से उसको स्टेटस मिल गया नेशनल पार्टी का। नाउ नेक्स्ट, और क्या क्या कंडीशंस हैं रिकॉग्नाइज्ड पार्टी बनने के लिए इन स्टेट? If it secures 6% of the total valid votes in state at general elections of Lok Sabha, and also it wins 1 seat in the Lok Sabha from the same state. तो ये भी कुछ वैसी कंडीशन ही है नेशनल पार्टी की जैसी कि 6% वोट्स चाहिए स्टेट में उस जनरल इलेक्शंस के, लोकसभा में। अब लोकसभा के इलेक्शंस आपने पढ़े होंगे कैसे टेरिटोरियल बाउंड्रीज जो है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, वो हर स्टेट्स के लिए कुछ डिवाइड की जाती हैं। तो उस पर्टिकुलर स्टेट में लोकसभा के इलेक्शंस में उसको 6% वोट्स चाहिए विद एटलीस्ट इट विंस 1 सीट इन लोकसभा फ्रॉम द सेम स्टेट। हम एग्जांपल लेते हैं सपोज यूपी। अब यूपी में उस पार्टी का जो वोट शेयर रहा लोकसभा के इलेक्शन में वो 6% रहा और मिनिमम उसको 1 सीट मिल गई, तो वो यूपी में क्या बन जाएगी? एक स्टेट पार्टी, रीजनल पार्टी, रिकॉग्नाइज्ड पार्टी। Next is if it wins 3% of the seats in legislative assembly at general election to the legislative assembly of the state or 3 seats in assembly whichever is more। अब किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में उसको 3% ज्यादा वोट्स मिल गए या फिर 3 सीट्स इन द असेंबली whichever is more। अब सपोज 100 सीट्स है मान लो एक लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसको 3 सीट्स मिल गई 100 में से, या फिर 100 अगर उसको परसेंटेज लेके चले तो उसके जो सीट्स है वो 3 से ज्यादा मिल गई, तो उसको उस स्टेट में स्टेट पार्टी का स्टेटस मिल जाएगा। अब जो सेकंड कंडीशन थी वो थी लोकसभा में, ये थर्ड कंडीशन है स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली। नेक्स्ट इज इफ इट विंस 1 सीट इन लोकसभा फॉर एवरी 25 सीट्स। अब यहाँ पे रेशियो की बात हो रही है, 1:25 की रेशियो। 25 सीट्स में से सपोज किसी लेजिस्लेटिव असेंबली में 25 सीट्स हैं, तो उसमें से अगर उसको 1 सीट मिल गई और एनी फ्रैक्शन देयरफॉर अलॉटेड टू द स्टेट एट जनरल इलेक्शंस टू द लोकसभा फ्रॉम द स्टेट कंसर्न, या कोई और प्रोपोर्शन स्पेसिफाई की गई हो उस स्टेट में इन द लोकसभा के इलेक्शंस, कुछ ऐसी ही रेशियो स्पेसिफाई की गई हो, फ्रैक्शन स्पेसिफाई की गई हो, उस फ्रैक्शन को वो अचीव कर ले तो वो एक स्टेट पार्टी बन जाएगी। एंड फोर्थ इज इफ इट सिक्योर्स 8% ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड इन द स्टेट एट जनरल इलेक्शंस टू द लोकसभा फ्रॉम द स्टेट और टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। सिंपल, उसको 8% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स चाहिए लोकसभा असेंबली के इलेक्शंस या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस, तो वो क्या बन जाएगी? एक स्टेट पार्टी, राइट। तो ये कंडीशंस है स्टेट पार्टी बनने के, जिसमें से फर्स्ट कंडीशन आम आदमी पार्टी ने सेटिस्फाई की और वो अभी बन गई एक स्टेट पार्टी एज वेल एज नेशनल पार्टी। सो आम आदमी पार्टी का जो एग्जांपल है ये बहुत अच्छा एग्जांपल है इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट रहता है, ये वोट परसेंटेज या नंबर ऑफ सीट्स में बहुत कंफ्यूजन रहती है, समझ नहीं आता, तो आम आदमी पार्टी इज द बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। आगे चलते हैं, आप क्या क्या फायदे हैं, क्या बेनिफिट है एक पार्टी के अगर वो नेशनल पार्टी बन जाती है, उसको नेशनल पार्टी का स्टेटस मिल जाता है, राइट। सो अ रिकॉग्नाइज्ड पार्टी हैज द राइट ऑफ सर्टेन प्रिविलेजेस लाइक एलोकेशन ऑफ पार्टी सिंबल्स, provisions of time for political broadcast in state on television, radio stations and access to electoral rolls। अब ये बेनिफिट्स कौन प्रोवाइड करता है इनको? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जो भी पार्टी नेशनल पार्टी बन जाती है उसके राइट्स उसके सिंबल्स के ऊपर आ जाते हैं। अब सपोज आम आदमी पार्टी का सिंबल है ब्रूम, झाड़ू, वो सिंबल पूरे कंट्री में और कोई यूज नहीं कर सकता। स्टेट पार्टी में क्या होता है, उस स्टेट के अलावा किसी और स्टेट में वो सिंबल को यूज किया जा सकता है, लेकिन नेशनल पार्टी के जो सिंबल्स हैं वो पूरी कंट्री में कोई और यूज नहीं कर सकता। प्लस
जो गवर्नमेंट ब्रॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो मीडिया प्लेटफॉर्म है टीवी में या न्यूज़पेपर में या एनी अदर मीडिया प्लेटफॉर्म, वहां पे उस पार्टी को ब्रॉडकास्ट करने के लिए राइट मिल जाता है। उसको कुछ टाइम फ्रेम मिल जाता है कि इतने टाइम तक आप अपनी पार्टी की ब्रॉडकास्ट जो है वो कर सकते हो। प्लस इसके साथ इसको पार्टी ऑफिस के लिए दिल्ली में गवर्नमेंट लैंड भी मिलता है नेशनल पार्टी को। अभी अपना पार्टी ऑफिस दिल्ली में बना सकती है ऑन द गवर्नमेंट लैंड, गवर्नमेंट ये लैंड इशू कर सकती है, राइट। नेक्स्ट, these parties are allowed for 40 star campaigners, whereas state parties जो हैं, जो unrecognized parties हैं, उनके पास 20 star campaigners हो सकते हैं। अब ये star campaigner क्यों ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है? अब देखिए, अकॉर्डिंग टू पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 देयर इज अ कैपिंग मतलब एक मिनिमम हाईएस्ट वी कैन से जो प्राइस कैप है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सेट कर दिया कि इससे ज्यादा आप इलेक्शन में खर्चा नहीं कर सकते हो फॉर एवरी पार्टी। ये क्यों है? कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने के लिए। अगर ये नहीं होगा तो जो पार्टी ज्यादा पैसा खर्चेगी वो जीत जाएगी। इसीलिए जितनी भी पार्टीज हैं वो सारे एक ही अमाउंट खर्च सकती हैं इन द इलेक्शंस। उनका जो एक्सपेंडिचर है वो सेम रहेगा, लेकिन स्टार कैंपेनर्स का जो एक्सपेंडिचर है वो उस एक्सपेंडिचर में काउंट नहीं होता। स्टार कैंपेनर्स वो लोग हैं जो स्पेशल कैंपेन करते हैं पार्टी के लिए। स्टार कैंपेनर कोई भी हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर भी हो सकते हैं, होम मिनिस्टर भी हो सकते हैं, पार्टी प्रेसिडेंट्स भी हो सकते हैं, राइट। तो नेशनल पार्टी जो है इट कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 40 स्टार कैंपेनर्स, वेयरएज जो अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज है वो सिर्फ 20 स्टार कैंपेनर्स होल्ड कर सकती हैं। एंड नेक्स्ट इज एवरी नेशनल पार्टी इज अलॉटेड अ सिंपल एक्सक्लूसिवली रिजर्व। ये जैसे पहले हमने बताया कि जो सिंबल है ये इनका रिजर्व्ड रहेगा, वो सिंबल कोई और यूज नहीं कर सकता है, right? And for this it's used throughout the country, even in the states where it is not contesting elections. जिस स्टेट में ये पार्टी इलेक्शंस कॉन्टेस्ट नहीं कर रही है वहां पे भी उसका सिंबल जो है वो कोई और पार्टी यूज नहीं कर सकती। इसके पास एक्सक्लूसिव राइट्स आ जाते हैं ऑन द रिजर्वेशन ऑफ इट्स सिंबल्स। सो ये थे कुछ बेनिफिट्स ऑफ बिकमिंग अ नेशनल पार्टी, बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर द आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये प्रोवाइड करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल। ये तीन वर्ड्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Superintendence, direction and control of the preparation of electoral roll and conduct of elections. कौन से elections? Free and fair elections. Free, fair and timely elections. ये काम है। ये जो Superintendence, Direction and Control का मतलब जो भी elections का process होगा, free elections, fair elections and timely elections, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन ने किसको दी है? एक बॉडी को जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये वी कैन से 4 पोर्टफोलियो या 4 रैंक्स के ऊपर इलेक्शंस कंडक्ट करवाता है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, members of parliament and members of state legislative assembly. Offices of president, vice president, parliament and state legislatures. इसके अलावा जो लोअर बॉडीज के इलेक्शंस हैं, चाहे वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो लोकल अर्बन लोकल बॉडीज हैं, उसके इलेक्शन जो है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। वो 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट से एक स्टैट्यूटरी बॉडीज बनाई जाती हैं बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, लेकिन ये जो एक बॉडी है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब the election commission of India, it consists of a chief election commissioner and a number of other election commissioners. This number is decided by president. And इसको अपॉइंट कौन करता है? इनको they are again appointed by the president. और इनका tenure कितना रहता है? 6 years और till they achieve the age of 65 years, whichever is earlier. अगर suppose 3 year के tenure के बाद they are turning 65, so they will be retired. उसमें मैंडेटरी नहीं, इनको 6 years पूरे ही करने पड़ेंगे, राइट। सो 6 years एंड 65 years ऑफ द मैक्सिमम एज। सो ये था एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो रोल है ये डिफाइन किया गया है ज्यादा डिटेल में बाय द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 एंड 51। और नेक्स्ट वीडियो हम जो लेके आ रहे हैं उसी टॉपिक के ऊपर लेके आ रहे हैं, क्योंकि उसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहती है कि ये क्या एक्ट है, इसके क्या प्रोविजंस है एंड व्हाट इज दिस ऑल अबाउट, राइट। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी, आपको पसंद आई और बहुत सारे आपके कुछ डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए हैं। और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। टिल देन थैंक यू सो मच, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।